हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर प्लैनेट सन के पास है तो वो फास्ट मूव करता है, अगर सन से फर्दर है तो वो स्लो मूव करता है। यानी कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंजिंग है। अब जब सन के बिल्कुल पास है, वो नियर टू सन, तब वो फास्ट मूव करता है, अवे टू सन वो स्लो है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फास्ट मूव करता है। ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है मोर सेंट्रिपिटल फोर्स, मोर सेंट्रिपिटल फोर्स, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से उसका जो मोशन है वो फास्ट हो जाता है। क्लियर? अगर प्लैनेट सन से फर्दर है, दूर है, तो क्या रहेगा? लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा तो लेसर सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स लेस है तो स्लो मोशन, उसका मोशन स्लो हो जाएगा। तो केपलर का सेकंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरिया भी बोला जाता है, केपलर सेकंड लॉ भी बोला जाता है, सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बोला जाता है। तो यहाँ रीजन बताया गया है कि कोई भी प्लैनेट अगर स्लो चलता है तो उसका रीजन क्या है, फास्ट चलता है तो उसका रीजन क्या है। तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो प्लैनेट उतना ही फास्ट है, अगर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो प्लैनेट उतना ही स्लो है। यानी हम ये कह सकते हैं जब भी कोई प्लैनेट सन से दूर है तो वो स्लो चलता है, और जब भी कोई प्लैनेट सन के नियर है तो वो फास्ट मूव करता है। अब न्यूटन्स थर्ड, केपलर थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, या इसको जाना जाता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से भी इसको जानते हैं। केपलर के तीनों लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है। केपलर के बाद ही न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ है वो आया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि केपलर के थर्ड लॉ से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बनाया था, और यहां से इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी लिया गया था। तो केपलर थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये वो लाइन जिसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, या इसको मीन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये ला बोलता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन टू प्लैनेट, कि उस मीन डिस्टेंस, इसको हमने आर लेट कर लिया, जो प्लैनेट से सन के बीच में है, क्यूब यानी उसका क्यूब, आर क्यूब, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन टू मूव अराउंड सन। Cube of mean distance between sun to planet is directly proportional to time taken to move around the sun। यानी सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी प्लैनेट इस एक पोजीशन से चले और रोटेशन कंप्लीट करके उसी पोजीशन पे आ जाए तो इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। एक होता है टाइम इंस्टेंट, किसी भी मिड में कहीं भी जो टाइम निकालना होता है उसको बोला जाता है टाइम एट एनी इंस्टेंट, स्मॉल टी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है किसी इवेंट को कंप्लीट होने में टाइम जो लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ हम जो इवेंट है ये रोटेशन है, कंप्लीट वन रोटेशन, तो कंप्लीट वन रोटेशन में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग आर क्यूब directly proportional t square, r that is the mean distance between planet to sun, t time period taken by a planet to revolve around the sun।
आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताएंगे, इधर हो गया कांस्टेंट टी स्क्वायर, यानी आर क्यूब टी स्क्वायर नीचे आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस लॉ को लेकर न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो अप्लाई किया था। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कोई क्वांटिटी इनवर्स में है और उसका स्क्वायर है, दैट इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहां से हम न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये कहां आया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां जो ये क्वांटिटी है, देखो g कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली इनवर्सली आर स्क्वायर, F इनवर्सली आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आया कहां से है, केपलर थर्ड लॉ से। लेट कर लेते हैं, consider an planet revolve around sun in circular orbit of radius r and has mass m with velocity v। कोई प्लेनेट जिसका मास m है, वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट जिसकी रेडियस r है, उसमें भी वेलोसिटी से मूव करता है। तो मूव करने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज अ फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर F इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्विवेलेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। यानी हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। v कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, r m कांस्टेंट है, f r भी कांस्टेंट नहीं है। कभी आप ये सोचो कि r भी कांस्टेंट होती है, हमने पढ़ा था कि पाथ इलिप्टिकल है। पाथ इलिप्टिकल होने का मतलब क्या हो गया कि रेडियस हर जगह बराबर नहीं है। फिर हमने उस रेडियस का मीन मान लिया r है। देखो अर्थ की रेडियस भी इलिप्टिकल होने की वजह से एक जैसी नहीं है। जो पोल्स के ऊपर रेडियस है अर्थ की, और जो इक्वेटर के ऊपर रेडियस है, पोल टू इक्वेटर, इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट 71 किलोमीटर का डिफरेंस है, रेडियस टू पोल, रेडियस टू इक्वेटर। बट हम लिखते क्या है, लिखते सिर्फ 6400 है, जबकि हमें ये पता इस वैल्यू में इस वैल्यू में अप्रोक्सीमेट 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, फिर भी एक रेडियस को फिक्स मान लिया जाता है। ऐसे ही पाथ इलिप्टिकल है अराउंड द सन, लेकिन हमने रेडियस सिर्फ r लिखा है, और यहाँ r ये कांस्टेंट नहीं है। कभी ये सोचो कि v तो कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि बोला गया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता नहीं है। r कांस्टेंट हो सकता है, r भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये वेरिंग है। हमने इसको बस एक वैल्यू को मानना है, m कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ इसको हटाएंगे तो हो जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। क्लियर? प्लैनेट revolve in circular orbit, then velocity। अब वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितनी है, दैट इज अ सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई r। और टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज अ टाइम पीरियड t। तो यहाँ क्या हो गया 2 पाई r बाय t। वेलोसिटी 2 पाई, इसको इक्वेशन सेकंड का नाम 2 पाई r बाय t। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r और t। तो यहां हम लिख देते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r बाय t।
स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, then v square r square by t square, multiply and divided by r, r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से डिवाइडेड, तो इक्वेशन होगी v square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब बाय t square और इनटू 1 बाय r। क्लियर? v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, r क्यूब बाय t स्क्वायर इनटू r। केप्लर्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा था, r क्यूब बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ v स्क्वायर 1 बाय r, v स्क्वायर 1 बाय r। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, f डायरेक्टली v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 बाय r, 1 बाय r वहां पहले ही है, तो f इनवर्सली r स्क्वायर, दैट इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ। और यहां जब कांस्टेंट वैल्यू रखी जाएगी तो f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर, दैट इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए, कोई प्लैनेट जो सन के अराउंड v वेलोसिटी से मूव करता है, रेडियस जिस ऑर्बिट की r है और टाइम पीरियड जहां t है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगता है वो होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इस क्वांटिटी के अंदर मास कांस्टेंट है, हम इसको रिमूव करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं, क्वांटिटी रह जाती है v स्क्वायर बाय r, इक्वेशन सेकंड। वेलोसिटी की हमें यहां वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट दैट इज 2 पाई r, टाइम पीरियड t, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, हटा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r बाय t। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, v स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से डिवाइड, r क्यूब बाय t स्क्वायर इनटू r, r क्यूब t स्क्वायर इनटू r। केप्लर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग r क्यूब बाय t स्क्वायर कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हमने इस वैल्यू को भी रिमूव कर दिया, v स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 1 बाय r, जो इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर दी गई है, v स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय r, 1 बाय r पहले है, 1 बाय r मल्टीप्लाई में हो गया, तो 1 बाय r स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, यानी केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस या लॉ ऑफ टाइम पीरियड से न्यूटन्स ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो है एक्सप्लेन किया, और इनवर्स स्क्वायर लॉ से ही फिर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो टॉपिक यही हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करते हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।